ठीक है अनिल जी, आपके पास क्या प्रश्न है? और अच्छा, हम बार बार 3 दशकों का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो हिस्ट्री पढ़ रही थी, 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने भी इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था कि महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की जरूरत है। तो लड़ाई तो महिलाओं की शुरू से रही है अपने हक के लिए। अनिल जी, क्या प्रश्न आपके पास है? जल्दी से पूछ लीजिए। जीना जी, बांसुरी जी ने ये तो बताया कि 2026 में सेंसस होगा, फिर 2029 तक इंप्लीमेंट होगा, सभी के लिए होगा। उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। बड़ी चतुराई से उन्होंने ये नहीं बताया कि 9 साल का डिले क्यों हुआ। सिंपल सा एक सवाल फिर से उनसे पूछिए कि 9 साल का डिले क्यों हुआ, बताइए। हालांकि वो कह रही है कि ठीक है, अब क्यों नहीं? अब आप लोग नेता लोग हैं ना, आपको लगता है कि आप हमेशा मंच पे रहते हैं। जीना जी, मैं स्वागत करता हूं कि अभी भी हो। मैं तो चाहता हूं कि अभी तत्काल प्रभाव से हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि 30 साल के बाद पूर्ण मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी मोदी साहब की, आप बताइए कि 9 साल तक ये मैटर, इतना महत्वपूर्ण मैटर, आधी आबादी से जुड़ा हुआ मैटर 9 साल तक होल्ड पे क्यों था? इसका जवाब दीजिए, जल्दी से बताइएगा बांसुरी जी। अनिल भाई, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, शायद आपने पहले सुना नहीं, पर वकील हूँ, दोहराने की आदत है मुझे। देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हम केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे, महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो पहले ऐसी योजनाएं 2014 से, पिछले 9 सालों से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी योजनाएं लाई गई जिससे पहले उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ, जैसे कि मुद्रा योजना, जैसे कि जनधन योजना। उसके बाद उनका एक स्किल डेवलपमेंट, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में और उन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और ज्यादा इंकरेज करने के लिए डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, ऐसी चीजें। पर महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि उनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि नीतियां वो बनाएं, उसके लिए अब ये फाइनल पड़ाव है जहां पर महिला रिजर्वेशन बिल, और अब आप देखिए, इसको महिला रिजर्वेशन बिल नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है नारी शक्ति वंदन बिल, और इसीलिए ये तीसरा चरण है और इसीलिए अब आया। ठीक है अनिल जी, जवाब मिल गया? जीना जी, जवाब नहीं था फिर, क्योंकि ये वकील साहिबा ही है तो ये फिर से बातों को घुमा रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अंबेडकर साहब के आरक्षण के नियमों की ये सरासर उहेलना है। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर देती हूँ। हम सबको जब महिला नेत्रियों की बात होती है तो सुषमा स्वराज जी का जो बोलने की शैली रही है, मुझे लगता है उसने सबको आकर्षित किया, उनकी एक छाप जो है वो नजर आती है बांसुरी जी में भी। तो वो बड़ा वो शायद इसीलिए भी आप भी चाह रहे हैं कि वो बोले और हम सुने, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट तो बनता ही है। तो वो एक है, और बहुत कम ऐसी महिला नेत्रियां हुई हैं भारतीय राजनीति में जिन्हें बार बार सुना जाता है, खास तौर से उनकी कही हर बात को। बोलिए अनिल जी। जीना जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सुषमा स्वराज जी को सुनना, संसद के अंदर सुनना, एक कानों के लिए एक सुखद अनुभव था। उसके साथ साथ मैं अभी आपके साथ बताना चाह रहा था, देखिए, जब आरक्षण का प्रावधान किया गया निचले तबकों के लिए, तब ये दलील नहीं दी गई कि पहले उनको आप इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करिए, फिर उनको पॉलिटिकल आप जो उनकी प्रोपोर्शन के हिसाब से जो उनका शेयर बनता है वो आरक्षण दीजिए। ये काबिले गौर नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने दूसरी चीजें लाना चाह रहा था कि अभी कि किस तरीके से अनीता जी कह रही थी कि G20 में ये समानता और जेंडर इक्वालिटी की बात किया, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। देखिए, पूरी दुनिया ने इस बात को क्रिटिसाइज भी किया। यूरोपियन यूनियन, जब हमारे प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर थे, यूरोपियन यूनियन ने बताया कि किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और एट्रोसिटीज की घटनाएं हो रही हैं, और भारत एक देश के रूप में मुख्य दर्शक बना हुआ है। किस तरीके से प्रधानमंत्री साहब 150 दिन हो चुके हैं, पूरी दुनिया के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कई राज्यों में चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जा चुके हैं, लेकिन मणिपुर अभी तक नहीं गए हैं। और वहां पे ये काबिले गौर बात एक और भी है कि वहां पे डबल इंजन की मोदी साहब की सरकार है, केंद्र में भी, स्टेट में भी। वहां उनके गवर्नर, सारी मशीनरी होने के बावजूद भी 150 दिनों से मणिपुर किस तरीके से जल रहा है, ये लोगों ने देखा है। और महिलाओं की स्थिति खासतौर पे क्या रही होगी, ये अमृत काल में किसी और ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। खैर, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जीना जी, एक सवाल बरबस मेरे दिमाग में आता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट में, कई बार संविधान के पटल पर, संसद के पटल पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या आपने कभी भी ये गौर किया
कि जिस प्रावधान को संसद पास कर रही है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे रहा हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए 6 साल का लंबा इंतजार करना पड़े। ये शायद भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है और 75 साल के संसदीय प्रक्रिया में तो डेफिनेटली पहली बार हो रहा है। नहीं तो आप क्या मानते हैं, इसे आप चुनावों से, आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं? बैठे बिठाए मुद्दा हाथ से चला गया, या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा बनने वाला था? जैसे जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है माना जा रहा है, तो अचानक से ये एक मुद्दा या तो बन जाएगा या तो फिर गायब हो जाएगा। जीनत जी, देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि ये पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बेशक पास होगा, क्योंकि मैंने आपके सामने पहले ही बताया कि हमें कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। हम चाहते हैं कि ये पास हो, लेकिन जिस तरीके से पास कर रहा है, हो रहा है, उस पे हमें जो केंद्र की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, उस मंशा पे सवाल आता है कि क्यों पास करने के बाद भी इसका इंप्लीमेंटेशन इतना डिले होने के बावजूद क्यों हो रहा है, जबकि यह समय था, आपकी फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट पिछले 9 सालों से सरकार में है। क्यों आप इस फैग मूवमेंट पे, लास्ट मूवमेंट पे आप इस तरीके से बिल लेके आ रहे हैं और उसमें प्रावधान ऐसे रह रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट करने में फिर से हमें 6 साल और इंतजार करना पड़े? सवाल इनकी नीयत पर है। जैसा मैंने पहले भी बताया, उज्ज्वला योजना, हर एक, आप देखिए कि कोई भी नियम कानून बिल ये सरकार लेके आई है, हर बार त्रुटियां इनके होमवर्क में रही है। बिना तैयारी के जिस तरीके से ये नोटबंदी लेके आते हैं, जीएसटी लेके आते हैं, किसानों का बिल लेके आते हैं, उसी तरीके से इस बार जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें भी सरकार लगातार कंफ्यूज रही है कि वो किस तरीके से बिल लेके आए। वन इलेक्शन, वन नेशन और भारत, इंडिया, उसके बाद इनके सिगोफे गपबाजी के लिए ये महिला आरक्षण का बिल लेके आए। हम इसका विरोध करते हैं। इसको लेटर एंड स्पिरिट में जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम सारे के सारे दल इनके साथ हैं।